Alright, guys, so we are back with another interesting topic from our playlist called SoC System on Chip. So let's discuss how everybody asked Sam not to sing, but Sam sung. I know that was a bad joke, so forget about this joke. And before we start, hey, my name is Chile, I'm your friend, your host, and I welcome you all to your own channel Tech Show 365, where we discuss all awesome stuff about the tech and tech news. And what else we discuss, bro? सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए और मार्केट में हमेशा आगे रहने के लिए हमें खुद को इम्प्रूव करने के साथ साथ कुछ ना कुछ दूसरों से कुछ ना कुछ अलग भी करना बहुत ज़रूरी होता है। एप्पल के बारे में हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था कि एप्पल ने क्या ऐसा अलग किया कि हमें इस कंक्लूजन पे आए कि उसने सीरियसली मार्केट से कुछ बहुत डिफरेंट किया। इसी तरह की कोशिश दूसरी कंपनीज ने भी की, लेकिन एप्पल की तरह वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सैमसंग भी उनमें से एक ही कंपनी है। कुछ गिनी चुनी कंपनीज में से सैमसंग भी वो कंपनी है जो कि सारा का सारा जो डिज़ाइन है और जो प्रोडक्शन है वो सभी इन हाउस करना चाहती है और बहुत शॉर्ट तक वो करने में कैपेबल भी हो पाई है। बट इतने ज़्यादा बेहतर ढंग से जितने ज़्यादा एप्पल कर पाई आज तक कोई नहीं कर पाया है। आज हम एक्सिनोस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सैमसंग ने बनाया है। एक्सिनोस सैमसंग के इन हाउस एसओसीज की एक रेंज है जिसे 2010 में हमिंग बर्ड के नाम से S1 में लॉन्च किया गया था। That was Samsung Galaxy S, if I'm not wrong. That was the phone और उस फोन के अंदर हमिंग नाम से ये प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो सैमसंग का फर्स्ट प्रोसेसर हमिंग बर्ड S5 PC110 ये एक्सिनोस 3 सिंगल के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये एक सिंगल कोर प्रोसेसर था और ये Cortex A8 कोर्स के साथ आता था। दूसरी इंटरेस्टिंग बात, इसके अंदर एक GPU भी होता था जिसका नाम था पावर SGX 540 और ये एप्पल के आईफोन जितना पावरफुल तो नहीं था, बट या स्टिल उस वक्त भी एंड्रॉयड अपनी कुछ न कुछ खूबियों के साथ आता था। कुछ ऐसी चीज़ें जो एप्पल के फ़ोन्स में नहीं होती थी और वो एंड्रॉयड के अंदर होती थी, जैसे कि 1080p रिकॉर्डिंग और लॉन्गर बैटरी लाइफ, बेटर डिस्प्ले, क्योंकि आईफोन्स में उस टाइम पर LCD आती थी और सैमसंग के पास एमोलेड थी, देन सुपर एमोलेड। उनकी तो TFT भी LCD से बेटर आती थी। सो सैमसंग का सेकंड प्रोसेसर सैमसंग का फर्स्ट डुअल कोर प्रोसेसर था जिसका नाम था 4210 और ये फर्स्ट प्रोसेसर भी था जिसके अंदर माली का GPU यूज़ हुआ था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से क्वालकॉम हर सक्सेसफुल स्मार्टफोन की नीड बन चुका था, उसी तरह से माली भी एक्सिनोस की एक नीड बन चुका था। लेकिन हर खूबसूरत मूवी की तरह इस मूवी का भी अंत हुआ 2021-22 में जब सैमसंग ने कोलैब कर लिया AMD के साथ सो दे कैन मेक अ बेटर प्रोसेसर विच सपोर्ट बेटर ग्राफिक्स। एंड क्वालकॉम ने कोलैब कर लिया सैमसंग के साथ। क्वालकॉम जो ऑलरेडी बहुत पीक पर था, सैमसंग के साथ पार्टनरशिप करने के बाद उसका मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोसेसर वर हिटिंग टू डैम मच। दी 888 आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दी 8 Gen 1 आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली आपको और अच्छे तरीके से अगर जाना है तो आप हमारा क्वालकॉम वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, यहीं कहीं आसपास दे रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस वीडियो। सो आपको पता चलेगा कि 2021-22 में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों कंपनीज को बहुत सारे लॉसेस उठाने पड़े। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो 4210 एक 42nm फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस्ड प्रोसेसर था और इसकी खासियत थी इसका 1080p वीडियो शूटिंग कर पाना। देन इसके बाद आता सैमसंग का एक क्वाड कोर प्रोसेसर जिसका नाम था 4410। 4410 को S3 में इंट्रोड्यूस किया गया था और 4410 एक क्वाड कोर प्रोसेसर था जिसमें कि वही पुरानी Cortex A9 कोर्स थी, लेकिन इसकी स्पेशल हाईलाइट ये थी कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर था और दूसरा कि 32nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर था। सो ये पहले से कुछ ज़्यादा इफिशियंट था और हाँ, इसमें माली का GPU तो आता ही था। देन 2013 में इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू एक्सिनोस 5410 जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था सैमसंग गैलेक्सी S4 में और इसकी खासियत ये थी कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर था और दूसरा चीज़ ये कि इसके अंदर इफ़िशियंसी एंड पावर कोर्स का कॉम्बिनेशन था, मतलब 4 पावर कोर्स थी और 4 इफ़िशियंसी कोर्स थी। मगर इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि ये ट्रू ऑक्टा कोर प्रोसेसर नहीं था क्योंकि ये एक साथ एफिशिएंसी एंड पावर कोर्स को यूज़ नहीं कर पाता था, यूटिलाइज नहीं कर पाता था। क्योंकि पावर कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स को एक साथ यूज़ नहीं कर पाता था, एक साथ यूटिलाइज नहीं कर पाता था, तो ये एक तरह से क्वाड कोर प्रोसेसर जैसा ही काम करता था। एक बार में तो पावर कोर्स, एक बार में तो एफिशिएंसी कोर्स, तो ना तो पावर ठीक से ना तो एफिशिएंसी ठीक से।
सो इस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया सैमसंग के अपग्रेडेड CPU जिसका नाम था 5420 में, जिसमें कि पावर कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स एक साथ काम कर पाती थी। देन 2014 में सैमसंग लॉन्च करता अपने 64 बिट आर्किटेक्चर पर रन करने वाले CPU को, जिसका नाम था 5433, और ये क्वालकॉम के 64 बिट आर्किटेक्चर वाले CPUs को इजीली बीट कर देता था। लेकिन अभी भी एप्पल के A8 प्रोसेसर का यहाँ कोई कंपटीशन नहीं था। जैसे कि हमारे जनरेशन गैप के बारे में बात की हुई थी, तो जब ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ ऑलरेडी एक नई जनरेशन ऑफ प्रोसेसर फ्रॉम एप्पल लॉन्च हो चुकी थी। पहला 64 बिट जो प्रोसेसर था वो A7 था फ्रॉम एप्पल, एंड सेकंड प्रोसेसर वाज A8। इन 2014 में सैमसंग इंट्रोड्यूस करता है 7420 को, जो कि सैमसंग का बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है अभी तक का। सो ये पुराने प्रोसेसर से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था और ये 2015 का बेस्ट प्रोसेसर था। इसके बाद 2016 में इन्हें लगता है कि हमें भी दुनिया से कुछ अलग करना चाहिए, तो कुछ अलग तो नहीं करते लेकिन एप्पल को कॉपी कर लेते। किस तरीके से? सभी को पता है कि आर्म से डिज़ाइन लेके उसके बाद एप्पल उसमें कुछ फेर बदल करके उसके बाद TSMC से अपने प्रोसेसर्स को फैब्रिकेट कराता है, राइट। सो सैमसंग ने सोचा क्यों ना हम भी इसी तरह से कुछ करें, तो ये भी उसी तरह से करते हैं। ये कोर्टेक्स के प्रोसेसर्स लेते हैं, उसके बाद उन्हें मॉडिफाई करके उन्हें ओवरक्लॉक या अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उन्हें मंगूस कर देते हैं और उसके बाद अपने प्रोसेसर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। सो 2016 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 8890 को, जिसके अंदर 4 Mongoose M1 चिप्स और 4 Cortex A53 चिप्स थी। जो Mongoose चिप्स थी वो पावर के लिए और जो Cortex A53 चिप्स थी वो एफिशिएंसी के लिए। सो इस तरह का कॉम्बिनेशन इन्होंने आगे भी चलाया। 2017 में सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया 9820 को, जिसके अंदर आती थी 4 थर्ड जनरेशन Mongoose कोर्स एंड उसके साथ साथ में आती थी 4 A53 Cortex चिप्स, और ये एक कॉम्बिनेशन था एफिशिएंसी का और ओवरहीटिंग प्रोसेसर का क्योंकि सीरियसली Mongoose प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट करते थे। ये प्रोसेसर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल था इन दी Note 9, Note 10 Lite एंड S9 फ़ोन्स, और सभी को पता है ये फ़ोन्स कितने ज़्यादा हीट करते थे। इवन दो ये फ़ोन्स बहुत अच्छे थे, these phones were legendary, the software experience was good, but just because of those overheating processors, they were useless. Still, I feel like I get one Snapdragon variant of that Note 10 if I can get, because of all the punch hole cameras and notches. I hate all those stuff. This only. एनीवेज सिक्योरिटी के ऊपर भी सैमसंग ने बहुत काम किया, जैसे स्नॉक्स और इसके साथ साथ ही बायोमेट्रिक एंड फाइल प्रोटेक्शन के लिए इनके पास अलग से कोर्स रहती थी जो उनके एसोसीज के अंदर ही रहती थी। इस तरह से सैमसंग ने सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया। कहीं ना कहीं एप्पल से कम्पीट करने की कोशिश करी, बट इनके प्रोसेसर्स कभी अप टू मार्क नहीं हो पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओवर हीटिंग इशूज एंड देयर टेंडेंसी टू रीप एवरीथिंग इवन बिफोर दैट इज सॉन्ग। यही नहीं, AI कोर जो कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वह भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी इनके प्रोसेसर के अंदर। लेकिन बात वही है ना कि आप दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोसेसर बना भी देते, लेकिन उसके बाद वो इतना ज़्यादा हीट कर रहा है कि वो थर्मल थ्रॉटल कर रहा है, उसे यूज़ करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो रहा है। तो इस तरह का फ़ोन किसी काम का नहीं रह जाता, इस तरह का प्रोसेसर किसी काम का नहीं रह जाता। बेस्ट एग्जाम्पल एक्सिनोस लाइनअप विद द Mongoose इनसाइड। सो 2021 में सैमसंग एक डिसीजन लेता है और अपने Mongoose सीरीज के प्रोसेसर्स को वो हटा देता है और फिर से आ जाता है Cortex के साथ। दे डिसाइड कि नो, वी वोंट मॉडिफाई दोस प्रोसेसर फॉर ओवरक्लॉकिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो हम उन प्रोसेसर को अब ओवरक्लॉक नहीं करेंगे, एज इट इज़ जैसे भी हमें Cortex से मिलते हैं वैसे ही हम उन प्रोसेसर को यूज़ करेंगे। सो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2021 में एक चीज़ होती है, एक अलग चीज़ होती है कि Qualcomm सैमसंग का हाथ पकड़ लेता है, सैमसंग AMD का हाथ पकड़ लेता है। सैमसंग के Exynos प्रोसेसर जब से रुके हुए हैं फॉर देयर फ्लैगशिप लाइनअप and other phones are receiving their Exynos processor, and Qualcomm के लिए यहाँ चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई। Qualcomm ने सैमसंग का हाथ पकड़ा just because of their 5 nanometer and 4 nanometer technology that was latest in the market and TSMC didn't have that. So इस बेट को देखते हुए जब Qualcomm सैमसंग के पास चली गई और सैमसंग ने 888 को फैब्रिकेट किया, तो 888 was the worst processor in the history of Qualcomm after 2013. सो 2013 वाला जो टाइम था Qualcomm के लिए वो एक बार फिर से रिपीट हो गया। 888
के बारे में सभी जानते हैं कि 888 एक बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करने वाला प्रोसेसर था। सो 2021 में सैमसंग एक बहुत प्यारा डिसीजन लेता है और वो मोंगूस के प्रोसेसर्स को डिसकंटिन्यू कर देता है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आर्म के साइड से मिलने वाले स्टॉक कोर्टेक्स सीरीज के प्रोसेसर्स को डायरेक्टली अपने एसओसीज के अंदर इम्प्लीमेंट करने लगा इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग देम। सो इससे एक बहुत प्यारी चीज़ ये हुई कि जो हीटिंग रिलेटेड इश्यूज आते थे, क्योंकि सैमसंग ठीक से उन्हें मॉडिफाई नहीं कर पाता था, इस वजह से जो भी हीटिंग रिलेटेड इश्यूज आते थे वो बहुत हद तक सॉल्व हो गए। और दूसरी चीज़ है कि कहीं ना कहीं 888 स्नैपड्रैगन 888 को भी टक्कर दे रहा था, लेकिन एक एक्सिनोस का प्रोसेसर आके स्नैपड्रैगन 888 को टक्कर दे कैसे पा रहा था? तो इसका राज भी छुपा था सैमसंग की फाउंड्रीज में, जहाँ पर प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर होते हैं। सो अर्ली 2021 में सैमसंग के पास जब लेटेस्ट 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी थी और क्वालकॉम को मार्केट में बने रहना था, तो क्वालकॉम ने एक बार फिर से 2013 की तरह एक क्विक डिसीजन लिया और इस बार भी वो डिसीजन बहुत ज़्यादा गलत प्रूव हुआ। एक बार फिर से 2013 वाला टाइम रिपीट हुआ जब 2013 में सब कुछ बिगड़ गया था फॉर क्वालकॉम। एक बार फिर से भी ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर भी क्रिएट हो गई जब 888 को बनाने के लिए उन्होंने सैमसंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो सैमसंग ने 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 888 को बना तो दिया, लेकिन 888 में एक प्रॉब्लम थी, हीटिंग इश्यूज, जो कि सैमसंग की फाउंड्रीज में कॉमन है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको अगर वो सैमसंग के प्रोसेसर्स है, चाहे वो एप्पल के प्रोसेसर्स भी क्यों ना हो, अगर वो सैमसंग की फाउंड्रीज में बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक हीटिंग इश्यूज देखने को मिलता है। और एज कम्पेयर टू TSMC ये हीटिंग इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन TSMC की फाउंड्रीज में इस तरह के इश्यूज कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन सैमसंग के साथ भी कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब उन्होंने भी क्वालकॉम के प्रोसेसर्स को अपने S23 लाइनअप में, कंप्लीट लाइनअप में यूटिलाइज किया। और उसके बाद अभी आई थिंक ये S24 में हमें फिर से एक्सिनोस देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सैमसंग ऑलरेडी AMD के साथ काम कर रहा था कि वो उनके GPUs को अपने SoC के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके, फैब्रिकेट कर सके। कुछ न कुछ जुगाड़ लगा कि उनकी RDNA वाली टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूटिलाइज कर सके, ताकि वो पावर एफिशिएंसी के साथ बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस दे सके। तो हो सकता है हमें S24 में अब एक्सिनोस का प्रोसेसर फिर से देखने के मिले, एंड माइट भी पॉसिबल हमें उसके अंदर AMD के ग्राफिक्स देखने के लिए मिले। बट अगर S24 आपको एक्सिनोस के साथ ऑफर किया जाता है, क्या आप उसे खरीदना कंसिडर करेंगे? कमेंट सेक्शन आपका ही है एज ऑलवेज। प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, कुछ कमी हो तो हमें वो भी बताइए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ऑसम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।